हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग बिजनेस फाइनेंस के एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसकी थ्योरी चैप्टर्स जो हैं इसकी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसके अब एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि अगर हमने जो भी पढ़ा है उसको हम एमसीक्यूज के बेसिस पर भी समझेंगे कि कुछ बच्चों का जैसे एमसीक्यूज बेस्ड पेपर आता है तो उनके लिए उसकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं, वित्तीय प्रबंध सहायता देता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स इन कोषों की कुशल आवश्यकता का अनुमान लगाने और स्थायी संपत्तियों के कार्यशील पूंजी में कोषों के भावपूर्ण विस्तार के मॉनिटर करने में, कंपनी की क्रियाओं के दीर्घकालीन नियोजन में, संगठन के लिए लाभ नियोजन में, इनमें से कोई नहीं। The estimation of total requirement of funds and monitoring effective deployment of funds of company's activities, long-term planning of company's activities, profit planning for the organization, none of these। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो वित्तीय प्रबंध होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, किस चीज में हेल्पफुल होता है। पहले तो आपका दो वर्ड है, एक फाइनेंशियल हो गया, दूसरा मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट क्या होता है आपको पता ही है कि किसी भी चीज का किस तरह से कार्य करना है, उसका एक कंप्लीट प्लानिंग करके एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्लियर करना, जितने भी ऑप्शंस है उसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना, उसको पूरा कंप्लीट एक प्लानिंग तैयार करके किसी काम को करना हो जाता है हमारा मैनेजमेंट। और जब वही चीज हम एक फाइनेंशियल उससे कर रहे होते हैं कि किस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को, किसी फर्म को, तो कि सबको चलाने के लिए हमें कैपिटल की, फाइनेंस की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो उसमें किस तरह से फाइनेंस आएगा, किस तरह से हमें पूंजी की मिलेगी, या कौन कौन से पूंजी के हमारे साधन हो सकते हैं, कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं, उसका पूरा एक मैनेजमेंट तैयार करना, उसका पूरा एक नियोजन करना, वो हो जाता है आपका वित्तीय प्रबंध। तो वित्तीय प्रबंध किस चीज में हेल्प करेगा, उसी चीज में तो हेल्प करेगा ना कि किस तरह से कैपिटल को हम जो है इकट्ठा कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं अपने बिजनेस को अच्छे से चलाने में। तो यहाँ जो आपके ऑप्शंस कह रहे हैं कि कोषों की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाना, कि बिजनेस को चलाने के लिए हमें कितने फंड की जरूरत पड़ेगी, बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, बिना फंड के तो नहीं चल सकता, हमें कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। तो कितनी हमें फंड उसमें चाहिए होगा, जिससे कि हम जो आपकी फिक्स्ड एसेट है और जो आपकी वर्किंग कैपिटल है, फिक्स्ड एसेट क्योंकि हमें मशीनरी की कुछ जरूरत पड़ेगी, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए कुछ फर्नीचर चाहिए होगा, और जो वर्किंग कैपिटल है तो वहां पर जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे होंगे, अगर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो इन सब के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की भी, कार्यशील पूंजी की भी जरूरत पड़ेगी। उन सब के लिए कितना फंड चाहिए है, कैसे हमें उसे प्राप्त करना है, कैसे मिलेगा हमको, उसका एक पूरा मॉनिटर करना उसको, और साथ ही उसको किस तरह से हम इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें अपने बिजनेस में, वो हो जाता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो इस तरह से जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो हेल्पफुल होता है बिजनेस में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मैंने काफी डिटेल में समझाया जिससे कि कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए, साथ साथ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एग्जैक्टली हम करते क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वित्तीय प्रबंध मुख्य रूप से संबंधित है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद कोषों की व्यवस्था से, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, फर्म की क्रियाओं के लिए वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने और प्रयोग करने के सभी पहलुओं से, ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फर्म्स एक्टिविटीज, प्रत्येक व्यवसाय के कुशल प्रबंध से, इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो कह रहा है कि किससे मेनली रिलेट करता है या कंसर्न है, तो यहाँ पर ऑप्शंस जो होते हैं काफी एक जैसे देखने में लगते हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है जो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा कि फर्म की क्रियाओं के लिए वित्तीय संसाधनों के प्राप्त करने और उनके प्रयोग करने के सभी पहलुओं से, कि किस तरह से जितने भी फाइनेंशियल हमारे जो भी आवश्यकताएं हैं उनको एक्वायर किया जाए और उनको यूटिलाइज किया जाए। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज लाभों का अधिकतमीकरण, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, अंशधारियों की संपदा का अधिकमीकरण, मैक्सिमेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, संगठन ने वित्तीय अनुशासन आश्वस्त करना, इंश्योरिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दी।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है, तो दो ऑब्जेक्ट मोस्टली बताए जाते हैं, एक हो जाता है लाभों को बढ़ाना, दूसरा हो जाता है संपदा का अधिकमीकरण। तो यहाँ पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन होता है वो हो जाएगा जो अंशधारकों की संपदा का अधिकमीकरण, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। अच्छा, अभी होता क्या है, तो इसको इस तरह से भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन यानी कि मूल्य अधिकमीकरण, या फिर हो सकता है नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन यानी कि शुद्ध वर्तमान मूल्य अधिकमीकरण। यानी कि लाभों को बढ़ाने का सोचने के बजाय हमारा ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए कि किस तरह से जो कंपनी है, कोई फर्म है, उसकी संपदा को, उसकी वेल्थ को बढ़ाया जाए, उसकी संपत्तियों को बढ़ाया जाए, जिससे कि कंपनी का मूल्य अपने आप ही बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाएगी। ये हो जाता है आपका कि मेन ऑब्जेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त कार्य की आधुनिक विचारधारा के अनुसार निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं। एज पर मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंस फंक्शन द फॉलोइंग डिसीजंस आर टेकन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि वित्त कार्य यानी कि जो फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं या जो वित्त के काम होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए कि कौन से निर्णय, डिसीजंस लिए जाते हैं। इसमें इन तीनों ही तरह के डिसीजन आ जाते हैं। विनियोग का, इन्वेस्टमेंट के भी डिसीजन लिए जाते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन भी होते हैं और डिविडेंड डिसीजंस भी होते हैं। तो ये तीनों ही डिसीजन इसमें आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी परंपरागत भूमिका में वित्त प्रबंधक उत्तरदायी है। इन हिज ट्रेडिशनल रोल द फाइनेंस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। कोषों की व्यवस्था और कुशल उपयोग के लिए, अरेंजमेंट एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के लिए, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, संगठन के लिए पूंजीगत संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए, एक्वायरिंग कैपिटल एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो वित्त प्रबंधक होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पर जो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें आ जाएगी कि जो वित्तीय संसाधन है उसकी व्यवस्था करना। यहाँ पर ट्रेडिशनली पूछ रहा है क्योंकि मॉडर्न अप्रोच आ गई है उसमें तो काफी उसके काम होते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है उसमें ये रहता है कि मेन ये सिर्फ देखा गया था कि जो भी मैनेजर है, जो फाइनेंशियल मैनेजर है, उसका काम होगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए अरेंजमेंट करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच पूछी गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय नियोजन में शामिल है फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड। यहाँ पर आपको बताना है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है उसमें कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है। पूंजी की मात्रा का अनुमान, एस्टिमेट अबाउट वैल्यू ऑफ कैपिटल, पूंजी ढांचा निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संबंधी नीतियों का निर्धारण, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज रिगार्डिंग कैपिटल, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उसमें कौन सी चीजें आ जाएंगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में इन तीनों को ही शामिल किया जाता है। ये सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि कितनी वैल्यू हमें चाहिए, कैपिटल कितनी चाहिए बिजनेस के लिए हमारे। कोई छोटा सा ही बिजनेस आप कर रहे होते हैं, एक चलिए बिजनेस को छोड़ते हैं, एक नॉर्मल सा हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके घर में किसी की मैरिज ही होती है, तो एक अनुमान तो लगा लेते हैं ना आपकी जो है, हाँ 5 लाख 7 लाख कितना भी, जितना भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग कि इतना हमारा खर्चा तो होना ही होना है, इतना एक्सपेंसेस तो होना ही होना है। तो इसी तरह एक बिजनेस में भी एक अनुमान लगाया जाता है कि इतनी कैपिटल हमको चाहिए ही चाहिए स्टार्टिंग में। उसके बाद आएगा कि पूंजी ढांचा, कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि एक बिजनेस की अगर हम बात किसी कंपनी की कर रहे हैं तो वहां पर कुछ लाख या हजार की जरूरत नहीं होती, करोड़ों की जरूरत होती है। तो इतना अमाउंट किसी एक व्यक्ति के पास होना पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए क्या करता है वो अपनी जो कैपिटल होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, वो हो जाते हैं उसके शेयर्स। इसी तरह से हो जाते हैं डिबेंचर्स, जो वो ऋण लेता है। तो कितना शेयर हम लें, कितना डिबेंचर लें, कितना लोन मार्केट से लें, तो वो सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, कैपिटल का स्ट्रक्चर बनाती हैं, पूंजी का ढांचा बनाती हैं। तो पूंजी ढांचा कैसा हो, किस तरह का हो, आप आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे या आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं इंक्लूड करूंगी वहां पर कि जो समता पर व्यापार होता है, कि जो है बिजनेस ऑन इक्विटी होता है, जिसमें कि हाई गेयरिंग रेशियो होता है, लो गेयरिंग रेशियो होता है। इससे क्वेश्चंस काफी बनते हैं, आगे की वीडियोस में वो भी इंक्लूड किए करेंगे हम। अभी स्टार्टिंग में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू कर रहे हैं जिससे कि मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, तो आगे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो वो हो जाएगा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर आ जाता है कि पॉलिसीज क्या होंगी उसकी, इन तीनों ही चीजों को शामिल किया जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय योजना किस घटक द्वारा निर्धारित होती है। विच फैक्टर डिटरमाइन फाइनेंशियल प्लानिंग। नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, अमाउंट ऑफ रिस्क, ऑल ऑफ दिस। कि जब हम कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं उस प्लानिंग को।
व्यवसाय की प्रगति बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि आप किस तरह का कर रहे हैं कि कोई ऑलरेडी मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उनका कर रहे हैं, या आप एंटरप्रेन्योर हैं, कुछ नया प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, तो वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इनोवेशन हो रहा है। मार्केट में ऑलरेडी वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं है, तो उसको इंट्रोड्यूस करना, उसकी मार्केट में एक पहचान बनाना तो काफी मुश्किल होता है, एक डिमांड बनाना, तो वहां पर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो किस तरह का बिजनेस आप कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, उसी हिसाब से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। बिजनेस का साइज क्या है, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पहले, या आप डायरेक्टली बड़े पैमाने पर जो है व्यवसाय कर रहे हैं। जोखिम की मात्रा, अमाउंट ऑफ रिस्क, कुछ बिजनेस में बहुत रिस्की होते हैं, कुछ बिजनेस ज्यादा रिस्की नहीं होते हैं। तो डिपेंड करता है इन तीनों ही चीजों पर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को, ये तीनों ही फैक्टर इफेक्ट करते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदृढ़ वित्तीय नियोजन का लक्षण नहीं है, सिंप्लिसिटी, लिक्विडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है, एक मजबूत जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उसका यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल नहीं है या उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी। तो यहाँ पर सरलता भी होनी चाहिए, तरलता भी होनी चाहिए और लोच भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर तीनों ही ये चीजें होनी चाहिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कौन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो यहाँ पर तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी है। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज। कभी कभी क्वेश्चन में नन ऑफ दीज भी आंसर होता है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग को लगता है कि नन ऑफ दीज आंसर नहीं हो सकता, हम लोग दूसरा कोई ऑप्शन टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए, कभी कभी आंसर आपका सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे देता है और नन ऑफ दीज ही आंसर होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? What is the primary goal of financial management? To minimize the risk, to maximize the owner's wealth, to maximize the return, to raise profit. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है उसका प्राइमरी यानी कि प्रारंभिक लक्ष्य क्या होता है कि जोखिम को कम करना, या फिर जो स्वामी है उसकी संपत्ति को अधिकतम करना, जो प्रतिफल है उसको अधिकतम करना, या फिर लाभ को बढ़ाना। तो इसको मैंने अभी आपको समझाया था, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, कि वो लाभ को अधिकतम करना चाहता है, या फिर जो संपत्तियां हैं, जो एसेट है उसको बढ़ाना चाह रहा है, जो वेल्थ है कंपनी की, या फिर जो रिस्क है उसको कम करना चाह रहा है। तो ये आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वित्त प्रबंधक किसके लिए उत्तरदायी होता है? द फाइनेंस मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर अर्निंग कैपिटल एसेट ऑफ द कंपनी, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ए फंड, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फाइनेंस मैनेजर होता है यानी कि जो वित्त प्रबंधक होगा वो किस चीज के लिए जवाबदेह होता है, उत्तरदायी होता है? कंपनी की पूंजीगत संपत्ति के अर्जित करने के लिए, किसी फंड का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए, वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए, या फिर धन का उचित रूप से प्रयोग करने के लिए। जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो मेनली जो किस चीज के लिए ज्यादा अकाउंटेबल जवाबदेह होता है वो हो जाती है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। उसका मेन काम ये देखना है कि कैसे वो अरेंज कर सकता है जो वित्तीय सोर्स है, साधन है, जिससे कि जो कंपनी है, जो भी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर फाइनेंस को लाया जा सके। क्योंकि जब तक फाइनेंस नहीं आएगा तो आगे वो चीजें तो बाद में आती हैं कि किस तरह से उसको हम यूज करेंगे। पहले तो हमें उसको इकट्ठा करना है, अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद ही तो हम यूज कर पाएंगे ना। तो पहले उसका काम ये हो जाता है ये देखना कि मेन वो जवाबदेह इसलिए होता है कि वो फाइनेंस को अरेंज करे। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज डिसाइडेड बाय। शेयरों का बाजार मूल्य निर्धारित किया जाता है निवेश बाजार, सरकार, शेयर धारक, संबंधित कंपनियां। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो शेयर्स होते हैं, अंश होते हैं, आपको पता ही होगा एक कंपनी में जो उसकी टोटल कैपिटल होती है, जो उसकी मेन शेयर अंश पूंजी होती है, उसके जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है वो एक टुकड़ा क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, शेयर कहलाता है उस कंपनी का। उसके बाद उसका डे डिसाइड होता है कि वो कितने का होगा, 100 रुपीज का, 1000 का, कितने का होगा, ये चीज डिसाइड होती है। तो उसी टोटल कैपिटल जो उसकी है उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाते हैं हमको कि कितने शेयर्स हैं कंपनी के, और उसको कंपनी क्या करती है, जो डिपेंड करता है कि किस तरह की कंपनी है उसी के अकॉर्डिंग उन अंशों को या तो जनता को दिया जाता है, पब्लिक को दिया जाता है, या फिर जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो डिपेंड करता है किस तरह की कंपनी है, पब्लिक है या प्राइवेट है। तो यहाँ पर जो शेयर है उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो कैसे डिसाइड की जाती है, कहाँ पर निर्धारित की जाती है? वो निर्धारित की जाती है जो इन्वेस्टमेंट मार्केट होता है, जो निवेश बाजार होता है वहां पर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वो डिपेंड करता है कि कंपनी कितने प्रॉफिट में चल रही है, कंपनी की बिजनेस जो उसकी स्टेट क्या है,
किस तरह का बिजनेस है, क्या उसकी गुडविल है, इन सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है जो प्राइस होता है उसके ऊपर। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पूंजीगत बजट किससे संबंधित है? द कैपिटल बजट इज एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पर आपको बताना है जो पूंजीगत बजट होता है वो किस चीज से रिलेट करता है या किस चीज के साथ जुड़ा रहता है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट, फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किससे जुड़ा रहता है जो कैपिटल बजट बनाया जाता है। तो आपको पता होगा दो तरह का होता है, एक रेवेन्यू बजट बनता है, कैपिटल बजट बनता है। तो जो हम पूंजीगत बजटिंग करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो उसमें हम जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है सिर्फ उन पर ही डिपेंड करता है, उन्हीं चीजों में कितना हमको आवश्यकता होगी जो हमारी एसेट है उसके लिए, और कहाँ से हम उसको जो है अर्न करेंगे उसको देखा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। दीर्घकालिक संपत्तियां जो होती हैं, लॉन्ग टर्म एसेट जो होती हैं, उसके लिए हम कैपिटल बजट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAPM स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बतानी है जो CAPM है उसकी। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल अमाउंट प्रिंटिंग मॉडल, कैपिटल अमाउंट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्रिंटिंग मॉडल। तो यहाँ पर जो उसके अलग अलग दे रखे हैं मॉडल्स, उनके बारे में है क्वेश्चन, आपने पढ़े होंगे तो उसकी डिटेल आपको पता होगी और उसकी फुल फॉर्म भी आप जान पाएंगे कि CAPM का हो जाएगा पूंजीगत परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण, पूंजीगत राशि मुद्रण मॉडल, पूंजी राशि मूल्य निर्धारण मॉडल या फिर पूंजीगत संपत्ति मुद्रण मॉडल। तो ये हो जाता है पूंजीगत परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है CAPM की फुल फॉर्म। ये जो आपकी पूंजीगत संपत्तियां होती हैं, जो कैपिटल एसेट्स होती हैं, उनकी जो कीमत का निर्धारण किया जाता है कि किस तरह से निकाला जाए, उससे रिलेटेड ये आपका मॉडल हो जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पूंजी संरचना का भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बॉन्ड्स। मैंने आपको बताया ही था कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में अभी कि क्या होती है कि जो कंपनी की पूंजी है, जो कंपनी की कैपिटल है, वो हम किस तरह से करना चाह रहे हैं, उसमें कितने शेयर्स करना चाह रहे हैं, कितने डिबेंचर यानी कि कितना हम शेयर्स पे देना चाह रहे हैं, जिसमें कि आपको पहले से डिसाइड नहीं होता कि कितना आप जो है डिविडेंड देंगे। वो डिपेंड करता है कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आप डिविडेंड देते हैं। और जो लेकिन आपका जो डिबेंचर्स अगर हम जारी कर रहे हैं, डिबेंचर्स दे रहे हैं, उसके माध्यम से, उसके मीडियम से हम कलेक्ट कर रहे हैं जो हमारी कैपिटल है उसको, तो वहाँ पर वो हो जाती है फिक्स रेट वाली, क्योंकि यहाँ पर डिबेंचर के साथ आप कितना उसको इंटरेस्ट देंगे वो लगा रहता है। आपने डिबेंचर जहाँ पर भी पढ़ा होगा साथ में 7%, 6%, जितना भी डिसाइडेड होता है कि उस पर इंटरेस्ट देना हो, साथ में उसकी रेट लगी रहती है, तो फिक्स रेट वाली आपकी हो जाती है, स्थिर दर वाली पूंजी हो जाती है। तो किस तरह की आपको स्ट्रक्चर रखना है कि आपकी स्टार्टिंग है या ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है वो। तो यहाँ पर जो क्या उसके स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता है, तो इक्विटी शेयर भी होते हैं, डिबेंचर भी होते हैं, बॉन्ड्स भी होते हैं। जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं वो उसका हिस्सा नहीं होंगी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी संरचना निम्नलिखित में से किस विकल्प को संदर्भित करती है? Capital structure refers to which of the following options? Current asset and current liability, shareholders equity, long-term debt, preferred stock and common stock options, none of the above। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पूंजी संरचना है उनमें से किस विकल्प को संदर्भित, यानी कि कौन सा विकल्प है, कौन सा ऑप्शन है जो कि हमें कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे रहा है या उससे रिलेट करता है। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी से मतलब नहीं होता, वहां पर आपकी जो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि अभी हमने पढ़ाई इससे पहले के क्वेश्चन में ही जो लॉन्ग टर्म चीजें होती हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं, शॉर्ट टर्म वालों को नहीं करते हैं। तो यहाँ पर करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं होगी आपकी, ना ही शेयर होल्डर्स इक्विटी है। यहाँ पर आपकी आ जाएगी जो लॉन्ग टर्म डेब्ट होते हैं, जो प्रेफर्ड स्टॉक होता है और जो कॉमन स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, उसको जो है शामिल किया जाता है। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो उसके बारे में बताता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय की परिसंपत्तियों की वित्त पोषण की प्रक्रिया को कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ फाइनेंसिंग द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस इज नोन एज एसेट स्ट्रक्चर, ओनर्स स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि किसी भी संस्था में जितनी भी एसेट्स हैं उसके फाइनेंस करने की जो प्रोसेस होती है कि कैसे उनको जो है उसमें क्योंकि उन एसेट्स को खरीदने में, परचेस करने में फाइनेंस जो हम लगा रहे हैं वो कहाँ से आएगा, वो सारी चीजों की जो पूरी प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, वो हो जाता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर यानी कि वित्तीय संरचना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। वैसे तो कंफ्यूजन आप लोग को होगा, जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें तो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है।
जो वित्तीय संरचना होती है या फिर जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है उसमें बिजनेस रिलेटेड जितने भी आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटीज होती हैं दोनों को ही शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बिजनेस की एसेट्स की बात कर रहा था, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को नहीं कहा था। तो यहाँ पर हम इसमें दोनों को ही शामिल कर लेंगे कि लॉन्ग टर्म की भी बात हो रही है और शॉर्ट टर्म की भी हो रही है। लेकिन जब आपकी सिर्फ जो है लॉन्ग टर्म की बात होगी तो वहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर आएगा, और जहाँ पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों लायबिलिटी की बात करेगा वहां पर आपका आ जाएगा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कुछ भी स्पेशली मेंशन नहीं था, तो यहाँ पर हमारा आंसर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी संरचना निम्नलिखित विकल्पों में से किसका इष्टतम मिश्रण है? कैपिटल स्ट्रक्चर इज एन ऑप्टिमल मिक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? सेल्स एंड प्रॉफिट, डेब्ट एंड इक्विटी, करेंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो कैपिटल स्ट्रक्चर से या जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसका। तो कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर पूछेगा तो वहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर का सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल या फिर एक मिक्सचर होता है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाता है उधार और जो समता है वो, यानी कि डेब्ट एंड इक्विटी। क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में मेनली यही दो चीजों को देखा जाता है कि कितना हम डेब्ट रखें, कितनी हम इक्विटी रखें। उसी पर डिपेंड होता है कि बिजनेस जो है या जो भी संस्था है वो क्या कर रही है, समता पे व्यापार कर रही है, समता से ऊपर कर रही है, जिसमें कि आपका कैपिटल गियरिंग आ जाता है, हाई है, लो है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो उसमें इन दो चीजों को शामिल किया जाएगा, डेब्ट और इक्विटी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी संरचना डैश वित्तीय संरचना। यहाँ पर आपको बताना है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का क्या है? इज ए पार्ट ऑफ, इज नॉट ए पार्ट ऑफ, इज द सेम एज, इज डिफरेंट फ्रॉम। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही था दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों लायबिलिटीज को शामिल किया जाता है, और जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वहां सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को ही हम शामिल करते हैं। तो क्या होगा, क्या बड़ा हो जाएगा? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? उसी का एक भाग हो जाएगा, उसका एक पार्ट हो जाएगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है और हेल्पफुल रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियोस आपको मिलती रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।